दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रविकांत और आज एक खास मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। राहुल गांधी, जिन पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं, लेकिन सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। राहुल गांधी जनता की राजनीति कर रहे हैं, जनता के दर्द की राजनीति। वो राहुल गांधी जो पिछले 2 साल में इस देश के गलियों और सड़कों को नापते हैं, लोगों के दिलों की गहराई में उतरते हैं, लोगों के समस्याओं को, उनकी जज्बातों को, गरीबी को, बदहाली को और नौजवानों के बेरोजगारी की तड़प को भी महसूस करते हैं। किसानों की समस्याओं को, एमएसपी क्यों नहीं मिल रही है, इसकी मजबूरी को, वहां से लेकर के मणिपुर की उन महिलाओं और बिलखते हुए बच्चों की भी वो आवाज को सुनते हैं। उन राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है कि उनके घर ईडी की छापेमारी हो सकती है। क्यों? आखिर क्यों? ये देश जानना चाहता है। जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों की समस्याओं को उठाया, जो जाति जनगणना की बात कर रहा है, जो व्यक्ति दलितों और आदिवासियों के हक हुकूक की बात कर रहा है, जो नेता इस देश में अल्पसंख्यकों के मुद्दों की बात कर रहा है, डरो मत का नारा लगा रहा है और उसे ही ईडी के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। क्या देश के लोग इसे बर्दाश्त करेंगे या देश के लोग आज राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार है? ये समस्या, ये मुद्दा इस समय गहराया हुआ है ट्विटर से लेकर के और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब जरा इस मुद्दे को थोड़ा तफसील में जाकर के देखिए कि इस सरकार की परेशानी क्या है। क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर रखा है? वो नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच की छाती लेकर के शेर की तरह दहाड़ने वाले नरेंद्र मोदी आज पार्लियामेंट में दो दो बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि वो राहुल गांधी के उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो क्या अब ईडी के जरिए राहुल गांधी की जबान बंद की जाएगी या राहुल गांधी को जेल भेजने की कोशिश की जाएगी? सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आपको मालूम होगा, मानहानि के मुकदमे में उनकी सुनवाई हुई थी। 20 से ज्यादा मुकदमे राहुल गांधी पर हैं और राहुल गांधी उस कोर्ट से निकलते हैं तो रामचेत की दुकान पर ठहरते हैं। वो रामचेत जो इन दिनों अपनी कमाई को लेकर के परेशान है, वो रामचेत जो सालों से जूते सिलने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई रामचेत की दुकान पर नहीं पहुंचा। राहुल गांधी ने रामचेत से उनकी समस्याएं पूछी, उनका दर्द जाना और सिर्फ दर्द जाना ही नहीं, रामचेत का जो दर्द है उस दर्द को महसूस भी किया। उस चप्पल को जो रामचेत सिल रहे थे उसे लेकर के राहुल गांधी ने उसकी सिलाई की और ये वो दर्द था कि राहुल गांधी ने उसे महसूसते हुए दूसरे दिन ही मशीन भेज दी। वो मशीन जो लोगों के काम आसान करती है और आज रामचेत इसने खुश हैं। उनका कहना है कि उस चप्पल की कीमत 1 लाख से शुरू हुई थी, 5 लाख होते हुए आज 10 लाख भी लोग कह रहे हैं कि वो दे देंगे, बस वो चप्पल चाहिए। लेकिन रामचेत की राहुल गांधी के प्रति, राहुल गांधी के उस श्रम के प्रति ये श्रद्धा है कि उन्होंने चप्पल बेचने से इनकार कर दिया। क्या लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए से राहुल गांधी के बिताए गए उन वक्त को और राहुल गांधी से मिली हुई हमदर्दी को क्या बेचा जा सकता है? भला रामचेत से बेहतर कौन समझता होगा? इस देश का वो दलित जो ऐसे ही कभी नेहरू के मंच पर बैठा था, जिस फूलपुर से नेहरू चुनाव लड़ रहे थे, वहां एक व्यक्ति ऐसे ही, उनके भी नाम में राम था, वो अवधी गीत गाते थे। वो उदित राम जो गीत गाते थे और गीत के बोल हुआ करते थे कि अब हमारी सरकार बन गई है, हमारा स्वराज आ गया है,
अब हमको भी चावल खाने को मिलेगा, हमारे बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिलेगा, हमारी गरीबी दूर होगी। और हौसला तो यह भी था कि अब हमें हवाई जहाज में भी उड़ने को मौका मिलेगा। ये उम्मीदें हैं जो नेहरू सरकार में पैदा हुई थी, उन दलितों को जो जिनके साथ सदियों तक उत्पीड़न और शोषण हुआ, लेकिन उन्हें इस संविधान के जरिए, डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष के जरिए आरक्षण जैसा प्रावधान किया गया और उस आरक्षण के अधिकार से वो दलित आदिवासी अपने पंख खोल करके उड़ सकते थे। उनके बच्चों को भी स्कूल में दाखिला मिल सकता था, वो भी सरकारी नौकरियों में पहुंच सकते थे। लेकिन उन दलितों के बीच में जाना क्या गुनाह हो गया है? और इसीलिए राहुल गांधी के घर पर छापेमारी होगी, ईडी के जरिए प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की जिंदा दिली ये है, उन्होंने कहा कि चाय और बिस्किट से स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। आइए, जितना भी ईडी लगाना है, जो भी आपको कार्रवाई करनी है वो कीजिए, हम डरने वालों में नहीं। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के भीतर भी डराने की कोशिश हुई थी, उस गाली के जरिए कि जिनकी जाति का पता नहीं। अनुराग ठाकुर साहब, प्रेम कुमार धूमल के बेटे, जिनके खुद पिता मुख्यमंत्री रहे, उस पूरी विरासत को लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचे हुए अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर जिस तरह से हमला करते हैं कि जिनकी जाति का पता नहीं, ये हिंदी पट्टी में गाली मानी जाती है। अब मैं इसका विश्लेषण नहीं करूंगा, क्योंकि विश्लेषण करते हुए न सिर्फ मुझे वो शब्द चुभेंगे, आपको भी सुनने में दिक्कत हो सकती है। आप बखूबी समझ रहे होंगे कि किसी की जाति नहीं पता हो, ये कहने का मतलब क्या होता है। और ये जो सामंतवाद है, जिसे हिंदुत्व के जरिए पोषा जा रहा है इस देश में, जिसे आज की तारीख में वो सत्ता की ताकत मिली हुई है, और ये ताकत तब और ज्यादा उजागर होती है जब नरेंद्र मोदी अनुराग ठाकुर के इस वीडियो को लगा करके तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप सबको सुनना चाहिए। इसमें ह्यूमर है, इसमें फैक्ट है, और इसमें एक ऐसी राजनीति है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं पूछता हूं कि वो कौन सी राजनीति है? वो राजनीति अगर जाति जनगणना कराने की है तो ये राजनीति होनी चाहिए। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाता हो। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए जहां दलित और ब्राह्मणवाद के बीच में सीधा संघर्ष हो, विचार नहीं हो, संवाद नहीं हो, जहां सीधे तौर पर फिजिकली अटैक की बात हो। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, घृणा की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हिंसा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो राजनीति जिससे आप रूबरू हुए थे चुनाव के दौरान, जब नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वो मंगल सूत्र भी छीन लेंगे, वो आपकी आमदनी छीन लेंगे, बंटवारा करेंगे। और राहुल गांधी जब वही कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस को कोई रोक नहीं सकता, तो फिर राहुल गांधी को आप जेल भेजने की तैयारी करेंगे, ईडी और सीबीआई के जरिए छापेमारी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी डरने वालों में नहीं है। ये उनकी पूरी राजनीति की यात्रा कहती है। सच्चाई यह है कि जो सरकार डर रही है, जिसे खतरा लग रहा है, पहले ही बैसाखियों पर चल रही है, लेकिन वो सरकार उन तमाम मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती कि कैसे इस देश के तमाम संसाधनों को अपने दोस्तों के लिए कौड़ियों के मूल बेच दिया गया। एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कोयले की खदानें बेच दी गई, बिजली घर बेच दिए गए, और अडानी साहब रातों रात धनपति कुबेर हो गए, दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर के अरबपति हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने जब उन रिश्तों को सामने रख करके पूछा कि अडानी साहब के साथ आपका रिश्ता क्या है, तो आपको याद होगा उस समय उनकी सांसदी छीन ली गई थी। मानहानि का मुकदमा अचानक खुल गया था,
2 साल की सजा हुई राहुल गांधी को, और उसके बाद आनन फानन में घर भी छीन लिया गया। लेकिन राहुल गांधी नहीं रुकते हैं, और इसलिए नहीं रुकते हैं कि वो जिस विरासत से आते हैं, वो शहादत की विरासत, जिसमें नेहरू से लेकर के और उनके पिता मोतीलाल नेहरू तक, नेहरू की मां स्वरूप रानी देवी तक, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू तक, वो तो बीमार रहती थी। स्वरूप रानी देवी ने तो लखनऊ में पिकेटिंग की, स्वदेशी मूवमेंट चलाया, औरतों को संगठित किया। जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल तक जेल में रहे, तब जाकर के इस देश को स्वाधीनता मिली। उनके साथ लाखों करोड़ों लोग थे, उनका भी योगदान है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नेहरू ने इस देश को बनाया, चाहे एयरपोर्ट बने हो, चाहे वो HCL से लेकर के भेल गेल सारी कंपनियां बनी हो, आजकल उन पर डाका डालने की तैयारी चल रही है। उन्हें बेचा जा रहा है, और इसलिए भी बेचा जा रहा है क्योंकि अगर वो सार्वजनिक कंपनियां रहेंगी तो सरकारी नौकरियां देनी पड़ेंगी, और सरकारी नौकरियां देनी पड़ेंगी तो फिर आरक्षण भी देना पड़ेगा, और आरक्षण दिया जाएगा तो जो कमजोर, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा है, वो बराबरी में आकर के खड़ा हो जाएगा। वो आंखों में आंखें डाल करके सवाल करेगा। वो ये भी पूछेगा कि जिस JNU में हमारे बच्चे जाकर के पढ़ लेते थे बहुत कम फीस पर, जिस DU में, जिस हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, उसको क्यों तबाह किया जा रहा है? हमारे अपने जो अधिकार है उन पर डाका क्यों डाला जा रहा है? और इसीलिए पूरी कोशिश चल रही है कि इस देश में नौजवान पीढ़ी जो तैयार हो, वो धर्म के, अफीम के नशे में हो। कांवड़ यात्रा होती है तो उस पर तो फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन अगर वो रोजगार मांगने के लिए आते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और राहुल गांधी अगर रोजगार के लिए खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी अगर आदिवासियों के जल जंगल जमीन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो फिर राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी होगी। राहुल गांधी के घर पर ED की छापेमारी होगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर देश को आज इस समय की सत्ता की राजनीति को और विपक्ष के संघर्ष को समझने की जरूरत है। सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, सवाल इस देश के संविधान के बचाने का है। और सिर्फ चुनाव में ही संविधान नहीं बचता है, चुनाव में तो इस देश के करोड़ों लोगों ने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर के जिस तरह से राहुल उस पूरे संविधान को बचाने की मुहिम चलाई, वो भारतीय जनता पार्टी जो 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दम्भ भरती थी, उसे घुटने पर लाकर के खड़ा कर दिया। 240 सीटों पर वो तब रुकती है जब सारी एजेंसियां उसके लिए काम कर रही थी। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा था। आरोप तो यहां तक लगा कि जो 5.5 करोड़ वोट बढ़कर के सामने आए हैं पहले और दूसरे फेज में, जिन 79 सीटों पर, 79 सीटों पर, वो सारी की सारी 79 सीटें बीजेपी की झोली में चली गई। कौन सा करिश्मा हो रहा था? ये कौन सा जादू था? और इसीलिए इस सरकार को तकलीफ है उन सवालों से, और उस व्यक्ति से भी जो डट करके खड़ा हुआ है, जो निडर है, जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल पूछता है कि मोदी जी, अडानी के साथ आपके रिश्ते क्या हैं? आप किसानों को MSP की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? जो ये पूछता है कि जो बजट का हलवा बना था, उस हलवा बनाने वाले कौन लोग थे और कौन लोग वो हलवा खा रहे हैं? इस मिडिल क्लास को क्यों तबाह किया जा रहा है, जो अपना टैक्स दे करके इस देश को चला रहा है? उससे आपने नई पार्लियामेंट भी खड़ी की। जिन हसमुख पटेल को आपने पूरा ठेका दे दिया 20,000 करोड़ का, 1200 करोड़ की लागत से जो पार्लियामेंट बनकर के खड़ी हुई, वो पहली ही बारिश नहीं झेल सकी। पानी टप टप टपक रहा था, नीली बाल्टी आपको लगानी पड़ी। ये नीला कब तक आप लेकर के चलेंगे? इस नीले के साथ जो आप कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सामने माथा झुका करके उस संविधान को जिस तरह से आप खत्म करना चाहते हैं, इस साजिश को इस देश का दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, वो समझ रहा है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की तकलीफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस देश के लोग खड़े हो जाएं एक ऐसी लीडरशिप के साथ जो राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं, और जो इस समय भंडाफोड़ हो रहा है कि
ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी, जो 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, पहली साल में ही संसद टपकने लगी। इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब मोदी जी नहीं देना चाहते हैं। तो जो हिसाब पूछेगा, उसका हिसाब करने के लिए ईडी को घर पर छापेमारी करने के लिए कहा जाएगा। इनको छोड़ा जाएगा, एजेंसियों को डराया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी शायद अब डरने वाले नहीं, डर से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। और जो व्यक्ति डरो मत का नारा देता हो, उसके लिए ये कतई संभव नहीं हो सकता है कि वो ईडी और दूसरे षड्यंत्रों से डर जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस बातचीत पर आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और चाहे तो कोई टिप्पणी भी कर सकते हैं राहुल गांधी की राजनीति की दिशा पर और सत्ता के इस आतंक पर। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप खड़े हो, और इसीलिए संवाद केवल एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।